एडजस्ट करिए। चलिए बिल्कुल शांत हो जाइए। और इससे पहले के क्लास में इकोनॉमी चल रहा था। इकोनॉमी कुल 8 चैप्टर पढ़ाए हैं। 1-2 चैप्टर के नोट्स और दिए जाएंगे आपको, लेकिन जो मूल विशेषताएं थी, जो हमारी जरूरत थी, क्योंकि कई सारे पार्ट आपको ज्योग्राफी में रोशन सर पढ़ाएंगे। क्या हुआ? आवाज शांत रही ना, आवाज जा रही है तो आवाज जा रही है? ठीक है, ओके। तो इकोनॉमी पिछले क्लास में चल रहा था। जो जो पढ़े हैं निश्चित तौर पर याद करे किए होंगे क्वेश्चनों को। आज से नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, नए सब्जेक्ट की ही शुरुआत कर रहे हैं। फिजिक्स है, और फिजिक्स की जहां तक सवाल है, कोई भी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को पढ़ने का ध्येय यही होता है कि आप जो पढ़ रहे हैं उस पर आधारित तो प्रश्न बननी चाहिए। पूरा पढ़ लिए, पूरी तरह से समझ गए और उस पर आधारित प्रश्न ही नहीं बना तो कुछ कर नहीं पाएंगे आप। यानी कि एग्जाम निकालने की जो सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रश्न आप कितने से अधिक बनाने की क्षमता रखते हैं, उस आधार पर, जिस आधार पर आप कॉन्सेप्ट को पढ़े हैं। तो फिजिक्स का जो पढ़ने का तरीका रहेगा वो अन्य जो सब्जेक्ट हम पढ़े हैं ठीक उसी तरह ही रहेगा। पहले हम थ्योरी को समझेंगे और फिर उस पर आधारित प्रश्नों को करेंगे। और आप आज से स्टार्ट हो रहा है और इसमें कई सारे काफी समय लगेगा, 3-4-5 महीने तो लग ही जाते हैं एक सब्जेक्ट को समाप्त होने में, फाउंडेशन बैच में, क्योंकि थ्योरी प्रश्न दोनों को करवाते जाते हैं। तो जैसे जैसे चैप्टर समाप्त होगा प्रश्नों को याद करते जाइएगा। एकाएक आपको सारे प्रश्न याद नहीं होंगे, और जनरल कंपटीशन में नौकरी ना होने का एक बहुत बड़ा रीजन यही है कि पूरा क्लास में सब कुछ कर लिए हैं लेकिन याद घर पर बैठने का ही फुर्सत नहीं है, तो फिर कहां से याद करेंगे। तो नौकरी होगा या नहीं होगा या इसी बात पर डिपेंड करते हैं आप घर पर कितना देर बैठते हैं और कितने चीजों को याद करते हैं। बैठने का फुर्सत नहीं है तो बताएंगे कि आप खुद जानते हैं कि हमको नौकरी होने वाला नहीं है। खुद आप अगर 8 घंटा भी आपको घर पर बैठने का समय नहीं है तो अब हम क्या बताएंगे, आप खुद जान रहे हैं कि हमको नौकरी होने वाला नहीं है। क्योंकि 10-12 घंटे सीरियसली पढ़ाई करने वालों का भी कभी कभी 1 नंबर 2 नंबर के लिए मेरिट नहीं बन पाता है। जनरल कंपटीशन के भीड़ में तो आधा भीड़ उनका है जिनका भिन्न भिन्न कारणों से मेरिट नहीं बन रहे। तो आप अगर चाहते हैं अपने सीट को एकदम रिजर्व करना कि नहीं हमको सरकारी नौकरी ही करना है, तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज जो है वो बैठना। आप में 8 से 10 घंटे बैठने की हुनर होनी चाहिए। लगातार नहीं बैठ सकते, शिफ्ट बना के कि एक बार में 4 घंटा बैठे, फिर अगली बार में 4 घंटा बैठे, फिर अगली बार में 4 घंटा बैठे। बैठने का जिस दिन हुनर पैदा हो गया तो बैठकर आप करिएगा कि गाना कितना देर सुनिएगा, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। तो बैठने का हुनर हो गया, पढ़ने का हुनर हो जाएगा, पढ़ने का हुनर हो जाएगा, नौकरी हो जाएगा। क्योंकि बैठ कर करना क्या है वही चीज हम आपको बताएंगे आज से। तो याद रखिएगा, नौकरी करने के लिए सिर्फ कोचिंग में एडमिशन ले लेना, लेफ्ट राइट करना, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। इसके लिए घर पर बैठकर रटना पड़ता है, याद करना पड़ता है।
तो ध्यान रखिएगा, आज से जितना भी चीज पढ़ाएंगे, जितना भी प्रश्न करवाएंगे, प्रश्न हमारे द्वारा करवाए जाने के बाद उसका उत्तर आपके होठ पर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यकीन मानिए आपको दुनिया लाइफ में बहुत सफलता मिलेगा, आप करोड़पति बन जाइएगा, लेकिन सरकारी नौकरी कभी नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, आइए पहला जो चैप्टर है वो है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। यही ना पहला चैप्टर, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। आइए एक एक करके आप समझते हैं। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट यानी कि मुख्यतः इस चैप्टर में हमको पढ़ना है किसके संदर्भ में? मापन के संदर्भ, मेजरमेंट को पढ़ना है। भौतिक दुनिया और मापन, इसका हिंदी नाम हुआ भौतिक दुनिया और मापन। तो मुख्यतः मेजरमेंट को समझना है इस चैप्टर में। लेकिन एक बात समझिए कि हम साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस जो है ना एक प्रकार का लैटिन शब्द है। यह भी पूछा हुआ है एसएससी के एग्जाम में, वो भी कि साइंस शब्द की उत्पत्ति किन शब्दों से हुई है? लैटिन शब्द। शब्दों की भी अपनी एक इतिहास है और उस इतिहास में आप देखेंगे कई सारे शब्द ग्रीक शब्दों की पैदाइश है और कई सारे शब्द लैटिन शब्दों की पैदाइश है। तो साइंस क्या है? साइंस जो है वो लैटिन शब्द से उत्पन्न हुआ है और साइंस का एक क्या परिभाषा होगा आप जानते होंगे, उस पर ज्यादा हम चर्चा करेंगे नहीं। और इसी साइंस का हिस्सा है दोस्तों क्या? फिजिक्स। हालांकि फिजिक्स लैटिन शब्द से ना निकलकर किस शब्द से निकला हुआ है? ग्रीक शब्द से निकला हुआ है। तो फिजिक्स शब्द जो है यह एक ग्रीक शब्दों से उत्पन्न हुआ है और इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है दोस्तों वो होता है नेचर। क्या होता है? नेचर यानी क्या? प्रकृति। फिजिक्स ग्रीक शब्दों से उत्पन्न हुआ है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रकृति। और फिजिक्स एक ऐसा विज्ञान है, एक ऐसा साइंस है। फिजिक्स की परिभाषा कुछ इस रूप में दी जाती है दोस्तों कि फिजिक्स एक ऐसा विज्ञान है जो प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का विस्तार से वर्णन करने में हमारी सहायता करता है। फिजिक्स एक ऐसा विज्ञान है जो प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का विस्तार से वर्णन करने में हमारी मदद करता है। या फिजिक्स एक ऐसा विज्ञान है जो हमें प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं को समझाने में अपना योगदान देते हैं। अर्थात आपको प्रकृति के बारे में जानना है, प्राकृतिक घटनाओं के बारे में जानना है, तो यही जानकारी आपको साइंस के किस हिस्से से प्राप्त होगी? फिजिक्स। फिजिक्स एक ऐसा साइंस है, एक ऐसा विज्ञान है जिसके अंतर्गत हमें प्राकृतिक और प्राकृतिक घटनाओं का विस्तार से समझने में मदद मिलता है। बारिश की बूंद गोलाकार क्यों होती है? एक प्राकृतिक घटना है कि नहीं? कि जब भी बारिश होती है ना तो बारिश की बूंद जब हमारी तरफ आती है ना वो बूंद गोलाकार होते हैं, वो बूंद गोलाकार होते हैं।
आखिर वो बारिश की बूंद वर्गाकार त्रिभुजाकार ना होकर गोलाकार क्यों होते हैं? अगर हमें ये जानना है तो हमें जानना पड़ेगा फिजिक्स, और फिजिक्स के अंतर्गत ही एक होते हैं पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, जिसको हम पढ़ेंगे तब हम इसकी जानकारी मिल जाएगा कि हाँ बारिश की बूंद गोलाकार क्यों होते हैं, तो पृष्ठ तनाव के कारण। पृथ्वी सूर्य के ओर चक्कर काटती है, यह भी हमारी एक प्रकृति है। हमारी प्रकृति जो है, हमारा जो ब्रह्मांड है, इसी को हम प्रकृति अगर मान ले थोड़ी देर के लिए, तो आप पृथ्वी हमारी जो है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है। आखिर ये सूर्य पृथ्वी के चारों ओर क्यों घूमती है, तो इसको भी जानने के लिए हमें आना पड़ेगा कहाँ, फिजिक्स में, और पढ़ना पड़ेगा गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल के बारे में। और जब ग्रेविटेशनल समझ लेंगे तब हमें पता चलेगा कि हाँ पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ क्यों घूमती है। आंधी उठ गई, और आंधी उठी और हवा पश्चिम से पूरब की ओर बहने लगा। आखिर उत्तर से दक्षिण की ओर क्यों नहीं बहा, हवा पूरब से पश्चिम की ओर क्यों बहा? तो इसके लिए भी अगर आपको जानना है तो ये भी एक प्राकृतिक घटनाएं हैं, और इसको भी समझने के लिए आपको जानना पड़ेगा क्या, फिजिक्स। और जब फिजिक्स जानेंगे तब पता चलेगा आपको कि हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलते हैं। निम्न दाब पश्चिम में बना होगा, उच्च दाब पूरब में बना होगा, इसीलिए हवा पूरब से पश्चिम की ओर चल रही है, इसीलिए उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं चल रही है। तो अगर हमें अपने प्रकृति को जानना है, प्राकृतिक घटनाओं, प्रकृति में जो असंख्य घटनाएं घट रही है, उन सबों को अगर कारण को समझना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। बिना फिजिक्स पढ़े ना तो हम अपने चारों ओर फैले प्रकृति को ठीक प्रकार से समझ पाएंगे, और ना ही प्राकृतिक घटनाएं जो घट रही है उसको समझ पाएंगे। तो अगर हमें प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं को अगर जानना है, विस्तार पूर्वक जानना है, तो इसके लिए हमें विज्ञान के किस शाखा में जाना पड़ेगा, फिजिक्स में। तो फिजिक्स से क्या है आप समझ गए ना। फिजिक्स की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, ग्रीक शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, प्रकृति होता है। फिजिक्स एक ऐसा विज्ञान है, एक ऐसा साइंस है जिसमें हम प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं को विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारे आसपास जितने भी प्राकृतिक घटनाएं घटते हैं और वो घटनाओं के कारणों को अगर हम खोजने लगे तो इसी के लिए हमें फिजिक्स पढ़ना होगा। बिना फिजिक्स पढ़े हम प्राकृतिक घटनाओं को समझ नहीं सकते हैं, बिना फिजिक्स पढ़े हम प्राकृतिक घटनाओं को नहीं समझ सकते हैं। और जब प्राकृतिक घटनाओं को नहीं समझ सकते हैं तो उससे मानव किस प्रकार प्रभावित होते हैं और भविष्य में किस प्रकार प्रभावित हो सकते हैं, ये सब बात भी नहीं समझ पाएंगे नहीं। क्लियर हो गया, बात समझ गए। फिजिक्स से क्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। फिजिक्स किन शब्दों की उत्पन्न हुआ है, फिजिक्स ग्रीक शब्द से उत्पन्न हुआ, लेकिन साइंस किन शब्दों की उत्पत्ति है, लैटिन। फिजिक्स का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, प्रकृति होता है। फिजिक्स को किस तरह परिभाषित करेंगे, क्लियर। अब आइए मेजरमेंट पर। मापन पर आइए। मेजरमेंट क्या है, मापन क्या है, इसमें तो थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट आपकी विकसित हो ही गई होगी, क्योंकि मेजरमेंट के बिना वर्तमान में जीवन जीना तो संभव है ही नहीं है, नहीं है। केला खरीदने जाइए, दर्जने गायब हो जाए ना तो नहीं दिक्कत हो जाएगा। तो एक बात तो कह सकते कि मापन के बिना वर्तमान जीवन जीना तो संभव है नहीं। पल पल हमें मापन की जरूरत पड़ती है, मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। लेकिन अभी हम फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है वो आपका मेजरमेंट है, मापन है।
सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मापन करना क्यों जरूरी है। मापन करना क्यों जरूरी है? तो हम पढ़ रहे हैं क्या? फिजिक्स पढ़ रहे हैं, और फिजिक्स में मुख्यतः क्या पढ़ा जाता है? प्राकृतिक घटनाओं के घटने का कारण खोजा जाता है। किसमें? फिजिक्स में। फिजिक्स एक ऐसा विज्ञान है जिसमें प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं को विस्तार से पढ़ा जाता है। तो फिजिक्स पढ़ने का मूल उद्देश्य यही है कि हम अपने प्राकृतिक घटनाओं के घटने का कारण जाने। दिन रात हो रही है तो क्यों हो रही है, इन कारणों को जाने। ऋतुएं परिवर्तित हो रही है तो क्यों हो रही है, इन कारणों को जाने। वर्षा के बूंद गोलाकार है तो क्यों हो रहा है, इन कारणों को जाने। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है तो इन कारणों को जाने। चुंबक किसी चीज को आकर्षित कर रही है, किसी चीज को आकर्षित नहीं कर रही है। ये सभी प्रकृति के रूप में, हमारी प्रकृति में घटनाएं, प्रकृति में होने वाले घटनाएं, और उन्हीं सबों का कारण हमें खोजना है। कहां पर? फिजिक्स में। तो फिजिक्स एक ऐसा विषय है, वो आप जान ही चुके हैं, जिसमें प्राकृतिक घटनाओं के घटने के कारणों को ढूंढा जाता है। प्राकृतिक घटनाओं के घटने के कारण को ढूंढा जाता है फिजिक्स में। और अगर हम इन कारणों को ढूंढने का प्रयास करें, भिन्न भिन्न कारण, जैसे हम ये ढूंढने का प्रयास करें कि वृक्ष से फल क्यों गिर रहा है, यह प्राकृतिक घटनाएं है कि नहीं? हमेशा वृक्ष में फल लगते हैं और वो टूट कर नीचे गिरते, चाहे खुद से तोड़े या फिर पेड़ खुद गिरा दे। या फिर हम ये कारण, जैसे वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है, या फिर हम ये जानने का प्रयास करें कि चुंबक वस्तु को क्यों आकर्षित करती है, ये हमारे प्रकृति में घटने वाले घटनाएं है कि नहीं? है कि नहीं? वृक्ष से फल गिरता है, ये हमारे आसपास की प्रकृति में होता है। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, हम देखते हैं बारिश जब होती है। चुंबक किसी वस्तु को, खासकर लोहा को क्या करती है? आकर्षित करती है। बिल्कुल ये बात अगर ये प्राकृतिक घटनाएं हैं और इन प्राकृतिक घटनाओं के कारण को आप ढूंढिएगा, तो निश्चित रूप से आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? फिजिक्स। और अगर इन कारणों के सटीक, ठीक है, इन प्राकृतिक घटनाओं के घटने के सटीक कारणों की हम चर्चा करें, तो आपको क्या लगता है बिना मापन का यह संभव हो पाएगा? है? वृक्ष से फल क्यों गिरा? गुरुत्वाकर्षण के कारण। और गुरुत्वाकर्षण का कारण क्या है? बल। और बल को मापने के लिए हमारे पास न्यूटन ही ना हो तो क्या हम सही तरह से गुरुत्वाकर्षण को समझ पाएंगे? है? वृक्ष से फल गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरता है, जो आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और गुरुत्वाकर्षण एक प्रकार का बल है। क्या है दोस्तों? बल है। और इस गुरुत्वाकर्षण के बल को हम विस्तार पूर्वक ठीक तरह से समझे, इसके लिए बल को मापने की एक इकाई है जिसका नाम क्या है? न्यूटन है। और सपोज कीजिए कि अगर न्यूटन हमारे पास नहीं होता और बल को मापने के कोई साधन नहीं होते, तो क्या हम आज इस वृक्ष से फल गिरने के कारण अर्थात गुरुत्वाकर्षण को ठीक प्रकार से समझ पाते हैं? अगर बल का मापने का न्यूटन हमें नहीं रहता तो क्या हम पता लगा पाते कि पृथ्वी के तुलना में सूर्य ज्यादा गुरुत्वाकर्षण किसी वस्तु पर लगा पाएगा? ये हम जान पाते? नहीं जान पाते। वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। और पृष्ठ तनाव को मापने का भी यूनिट है न्यूटन पर मीटर।
आगे हम पढ़ेंगे कि न्यूटन पर मीटर क्यों है पृष्ठ तनाव के। लेकिन अगर हमें हमारे पृष्ठ तनाव को मापने के लिए न्यूटन पर मीटर जैसा कोई मापने का साधन नहीं होता, तो फिर हम भिन्न भिन्न वर्षा के बूंद के गोलाकार होने के कारणों को सही व्याख्या कर पाते। चुंबक वस्तु को क्यों आकर्षित करती है, तो यह तो चुंबक में आकर्षण बल होता है, लेकिन फिर भी वहां पर भी विस्तार से समझने के लिए बल को मापने के लिए क्या चाहिए, इकाई चाहिए। अगर निर्वात में भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाली वस्तु को गिराया जाए ना, तो सभी एक साथ ही पृथ्वी पर गिरेंगे। ऐसा क्यों होता है, इसके लिए भी पढ़ना, आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन समझिए कि निर्वात में, निर्वात समझ रहे हैं ना, जीरो, कुछ भी उपस्थित नहीं है। निर्वात में हमारा 1 केजी का पत्थर एक कागज गिरा दे तो दोनों एक के साथ पृथ्वी पर गिरेगा। और यहां पर अगर वेग मापने के लिए हमारे पास मीटर पर सेकेंड जैसा कोई इकाई नहीं होती, तो फिर हम कागज और पत्थर के एक ही साथ गिरने का कारणों का सही व्याख्या कर पाएंगे, हैं? कर पाएंगे, बताइए। यानी सवाल यह है कि अगर आप प्राकृतिक घटनाओं का विस्तार से वर्णन करना चाहते हैं, तो आपको मेजरमेंट यानी कि मापन करने वाले साधनों को रखना अनिवार्य है। बिना मापन किए हुए आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। वैसे भी साइंस का परिभाषा है कि सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, यानी कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से, यानी एक एक करके जब कोई एक्सपेरिमेंट होता है, कोई ऑब्जर्वेशन होता है, उनसे जो कंक्लूजन निकलते हैं यानी निष्कर्ष निकलते हैं, उसी निष्कर्ष को क्या कहा जाता है, विज्ञान कहा जाता है। यानी विज्ञान में जो बातें लिखी गई है वो बातें एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन यानी प्रयोग और पर्यवेक्षण के आधार पर तय किए गए बात है। और जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो क्या ये बिना मेजरमेंट का आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे? बताइए। अगर लंबाई को मापने के लिए आपके पास मीटर ना हो, द्रव्यमान को तोलने के लिए आपके पास केजी ना हो, ठीक है, लंबाई को मापने के लिए आपके पास मीटर ना हो, द्रव्यमान को तोलने के लिए आपके पास केजी ना हो, समय को मापने के लिए आपके पास सेकंड ना हो, तो कहिए कोई भी एक्सपेरिमेंट कर पाइएगा आप? बताइए, कर पाइएगा? एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाएगा, ऑब्जर्वेशन भी सही तरीके से नहीं हो पाएगा, मतलब साइंस का विकास नहीं होगा। यानी साइंस का विकास करना चाहते हैं तो पहले समय को मापने के लिए सेकंड खोज लीजिए, लंबाई को मापने के लिए मीटर खोज लीजिए और द्रव्यमान को मापने के लिए केजी खोज लीजिए, तब जाकर साइंस पढ़ने आइए। यानी बिना मापन का आप फिजिक्स पढ़ ही नहीं सकते। बताइए, पढ़ सकते हैं? तो मापन का महत्व यह है। मेजरमेंट क्यों जरूरी है दोस्तों? मेजरमेंट क्यों जरूरी है? तो मेजरमेंट इसलिए जरूरी है कि हम फिजिक्स में प्राकृतिक घटनाओं का विस्तार से वर्णन करते हैं, और प्राकृतिक घटनाओं का विस्तार से वर्णन करने के लिए मेजरमेंट जरूरी नहीं है, जरूरी ही नहीं बल्कि अनिवार्य है। इसके बिना ना कोई एक्सपेरिमेंट हो सकते, ना कोई ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं, और बिना एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के प्राकृतिक घटनाओं के घटने के सही कारणों का पता नहीं लगेगा दोस्तों। क्लियर हो गया? बात समझ गए? मेजरमेंट क्यों जरूरी है आप समझे? मेजरमेंट क्यों जरूरी है समझे? फिजिक्स के अंतर्गत हम किसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं? किसके बारे में? प्राकृतिक घटनाओं को विस्तार से जानने के लिए एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन करने पड़ते हैं। एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन यानी प्रयोग और पर्यवेक्षण बिना मापन के संभव है। यानी प्राकृतिक घटनाओं को विस्तार से वर्णन करने के लिए मापन अनिवार्य है, अर्थात फिजिक्स पढ़ने के लिए मापन अनिवार्य है। मापन इसलिए जरूरी है कि मापन के अभाव में फिजिक्स को पढ़ा नहीं जा सकता।
मेजरमेंट क्यों जरूरी है? तो मेजरमेंट के अभाव में फिजिक्स को पढ़ना संभव नहीं है। मेजरमेंट के अभाव में फिजिक्स को पढ़ना क्यों नहीं संभव है? तो बिना मेजरमेंट के एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकते हैं, और बिना एक्सपेरिमेंट का साइंस नहीं हो सकता। क्लियर हो गया? तो एक क्वेश्चन का जवाब मिल गया कि नहीं, कि मेजरमेंट क्यों जरूरी है कि दोस्तों? अब आप समझिए दूसरे प्रश्नों को। मेजरमेंट, मापन क्यों जरूरी है? तो इसके बिना फिजिक्स पढ़ना संभव नहीं। मेजरमेंट को फिजिक्स का बैकबोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। जिस तरह एक व्यक्ति के शरीर में उसका रीढ़ का हड्डी इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण वो गति कर पाता है, खड़ा हो पाता है, उसी तरह मेजरमेंट फिजिक्स का रीढ़ का हड्डी है। तो ये तो हम समझ गए कि मेजरमेंट क्यों जरूरी है, तो इसके बिना फिजिक्स नहीं पढ़ा जा सकता है। अब दूसरा सवाल है कि मेजरमेंट करेंगे तो करेंगे किसका? मापन तो जरूरी है, लेकिन मापन किसका किया जाए? मापन जरूरी है क्योंकि इसके बिना फिजिक्स पढ़ ही नहीं सकते। फिजिक्स क्यों नहीं पढ़ सकते? तो मेजरमेंट के बिना एक्सपेरिमेंट हो ही नहीं सकता है, और एक्सपेरिमेंट ही नहीं होगा तो साइंस कहां से होगा, फिजिक्स कहां से होगा? लेकिन अब दूसरा सवाल है कि अगर मेजरमेंट जरूरी है तो मेजरमेंट किसका किया जाएगा? मेजरमेंट किसका किया जाएगा? तो मापन, जिसका मापन किया जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। मापन जिसका किया जाता है दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। भौतिक राशि क्या है? तो भौतिक राशि वो है जिसे मापा जा सके। तो मापन किसका करना होता है? भौतिक राशि का करना होता है। और आपसे पूछ देगा कि भौतिक राशि किसे कहते? तो जिसे मापा जा सके वो क्या है? भौतिक राशि है। जिसे मापा जा सके उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। वैसे भौतिक राशि को दो तरह से परिभाषित किया जा सकता है। भौतिक राशि को, फिजिकल क्वांटिटी को कितने तरह से परिभाषित किया जा सकता है? दो तरह से। फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि को दो तरह से परिभाषित किया जा सकता है। पहला परिभाषा यह है कि भौतिकी यानी फिजिक्स के नियमों को व्यक्त करने के लिए जिन पदों की यानी टर्म की, जिन पदों की आवश्यकता होती है, जिन पदों की आवश्यकता होती है, उसे ही दोस्तों हम क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि। भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो इसका परिभाषा तो यह है दोस्तों कि भौतिकी के नियमों को व्यक्त करने के लिए जिन पदों की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि। जैसे गुरुत्वाकर्षण एक भौतिकी का नियम है कि नहीं है? और गुरुत्वाकर्षण को व्यक्त करने के लिए आपको क्या चाहिए? तो बल एक प्रकार का क्या हो गया? भौतिक राशि। जैसे भौतिकी में एक नियम है ना, संवेग संरक्षण का नियम। तो संवेग संरक्षण नियम को प्रदर्शित करने के लिए हमें क्या चाहिए? संवेग चाहिए। संवेग एक प्रकार का क्या हो गया? भौतिक राशि। उसी तरह ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को व्यक्त करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी कि नहीं? बिना ऊर्जा टर्म लिए ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को हम कुछ बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो ऊर्जा भी एक प्रकार का क्या हो गया? भौतिक राशि। तो भौतिक राशि
वो राशि है जिसमें फिजिक्स के भौतिकी के नियमों को व्यक्त किया जाता है, या भौतिकी के नियमों को व्यक्त करने के लिए जिन जिन पदों की आवश्यकता होगी उसे हम क्या कहेंगे, बल्कि। अब दूसरा आसान सा परिभाषा है जिसका मापन संभव हो, जिसका मापन किया जा सके, जिसका मापन किया जा सके, उसे ही हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, भौतिक राशि कहते हैं। जिसका मेजरमेंट किया जा सके वही फिजिकल क्वांटिटी है। उदाहरण के लिए द्रव्यमान का मापन हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। किसमें हो सकता है? तो इसीलिए द्रव्यमान एक प्रकार का भौतिक राशि है। भोजन खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, स्वाद क्या किलो है माप लेंगे? बताइए। भोजन में स्वाद होता है ना, स्वाद, स्वाद, क्या वो स्वाद को मापा जा सकता है? क्या ये स्वाद को मापना संभव है? कभी आप खाए, बोले हैं कि आज जो खाना खाए उसमें तो 3 किलो स्वाद था, या कोई और राशि की आज जो खाना खाए दोस्त 5 बजे वाला स्वाद था। तो स्वाद को मापना संभव नहीं है। क्या इसे हम भौतिक राशि कह सकते हैं? बताइए, कह सकते हैं? नहीं कह सकते। उसी तरह टेम्परेचर, तापमान, तापमान का ये तापमान एक भौतिक राशि है दोस्तों? बिल्कुल है, क्योंकि इसे डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट में आप माप सकते हैं। डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट में आप माप सकते हैं, इसीलिए यह भौतिक राशि है। लेकिन मान लीजिए किसी को चढ़ गया एकदम 440 वोल्ट वाला गुस्सा, इसको माप लीजिएगा है कि कितना मीटर वाला गुस्सा चढ़ा है। इसे क्या हम भौतिक राशि कह सकते हैं? बताइए, कह सकते हैं? तो भौतिक राशि क्या है? तो जिसे मापा जा सके उसे ही क्या कहते हैं? जिन जिन राशियों को, जिन जिन क्वांटिटियों को आप माप सकते किसी भी तरह। अगर किसी को मापने के लिए प्रत्यक्ष कोई यूनिट मौजूद, प्रत्यक्ष कोई चीज नहीं है, अगर अप्रत्यक्ष तरीके से भी अगर किसी चीज को मापना है, मापा जा सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। तो भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, समझ गए कि नहीं समझ गए? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? तो दोस्तों एक बात फिर से आइए कि अगर आपसे पूछे कि मापन क्यों जरूरी है, तो मापन इसलिए जरूरी है कि इसके बिना फिजिक्स को पढ़ना संभव है, इसलिए मापन जरूरी है। मापन के बिना फिजिक्स पढ़ना क्यों संभव नहीं है? तो फिजिक्स या कोई भी साइंस जो है वो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन पर आधारित होते हैं, और बिना मेजरमेंट का हम एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन कर ही नहीं पाएंगे। इसी कारण हम मापन के बिना फिजिक्स नहीं पढ़ पाएंगे। तो मापन इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बिना फिजिक्स पढ़ा नहीं जा सकता है। मापन यानी मेजरमेंट को फिजिक्स का बैकबोन कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है कि अगर हम मापन जरूरी है तो मापन किसका करेंगे? तो मापन जिसका किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक राशि वही राशि है, फिजिकल क्वांटिटी वही क्वांटिटी है जिसका मेजरमेंट करना संभव है। अर्थात जिसका आप मेजरमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जिसका आप मेजरमेंट नहीं कर पा रहे हैं, वह भौतिक राशि नहीं है। हालांकि भौतिक राशि को 2 तरह से परिभाषित किया जाता है, लेकिन आसान परिभाषा यही है कि जिसको मापा जा सके वही भौतिक राशि है, या जिससे मापा जा सके वही भौतिक राशि है, या भौतिक राशि वो है जिसका मापन संभव हो। 2 तरह से बोल सकते हैं। दूसरा परिभाषा कि भौतिकी में असंख्य नियम है। भौतिकी में कई सारे नियम है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, न्यूटन का शीतलन नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, कूलम का नियम, फैराडे का नियम, वगैरह 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 कई सारे नियम है।
और उन नियमों को व्यक्त करने के लिए जिन जिन टर्म की आवश्यकता होती है, भौतिकी के नियमों को व्यक्त करने के लिए जिन जिन टर्मों की आवश्यकता होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। या जिसका मापन संभव हो उसे भौतिक राशि कहते हैं। या भौतिक राशि वो है जिसका मापन किया जा सकता है। क्लियर? यहां तक समझ गए? मापन क्यों जरूरी है इस बात को समझे। मापन किसका किया जाएगा वो बात समझे। है मापन किसका किया जाएगा? किसका? भौतिक राशि का। तो भौतिक राशि क्या इसमें कोई दिक्कत है दोस्तों? भौतिक राशि क्या इसमें कोई दिक्कत? आइए दोस्तों अब फिर से एक बार भौतिक राशि को समझते हैं। साउंड में क्या हुआ है नहीं पता चल रहा है। नहीं अब रहने दीजिए, बाद में चेंज कर दीजिएगा। भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी क्या है ये तो समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। भौतिक राशि किसे कहते हैं दोस्तों? जिसे मापा जा सके उसे क्या कहते हैं? जिसे मापा नहीं जा सके उसे भौतिक राशि कहेंगे? नहीं। दूसरा परिभाषा क्या दिए थे? भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अब यह जो भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है, दो टाइप्स के होते हैं। एक बेसिक या फंडामेंटल। भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक है भौतिक मूल भौतिक राशि यानी कि बेसिक या फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरा है ड्राइव्ड। ड्राइव्ड यानी क्या? व्युत्पन्न भौतिक राशि। भौतिक राशि भी कितने प्रकार के हो गए दोस्तों? दो प्रकार के, बेसिक और ड्राइव्ड। फंडामेंटल या ड्राइव्ड। बेसिक को फंडामेंटल भी कहते हैं। ऐसी भौतिक राशि जो अपने आप में स्वतंत्र है यानी किसी पर निर्भर नहीं है। ऐसी भौतिक राशियां जिसको परिभाषित करने के लिए अन्य किसी भौतिक राशियों की सहायता नहीं ली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? ऐसी भौतिक राशि जिसको परिभाषित करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं ली जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मूल भौतिक राशि कहते हैं। और व्युत्पन्न ऐसी भौतिक राशि जिसको परिभाषित करने के लिए मूल भौतिक राशि की जरूरत पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? उदाहरण के लिए दोस्तों कि आज का जो जैसे कि लंबाई एक मूल भौतिक राशि है। लंबाई मूल भौतिक राशि है क्योंकि लंबाई को परिभाषित करने के लिए अन्य कोई भी भौतिक राशि की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके विपरीत ये जो क्षेत्रफल है दोस्तों, यह मूल भौतिक राशि नहीं है, यह बल्कि कैसी भौतिक राशि है? क्योंकि क्षेत्रफल को परिभाषित करने के लिए आपको किसकी सहायता लेना पड़ेगा? किसकी सहायता लेना पड़ेगा? लंबाई की सहायता लेना पड़ेगा। किसकी सहायता लेना पड़ेगा? क्या बिना लंबाई की सहायता लिए हम क्षेत्रफल को परिभाषित कर सकते हैं? कर सकते दोस्तों? नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी भौतिक राशि जिसको परिभाषित करने के लिए, जिसकी पूर्ण व्याख्या करने के लिए हमें मूल भौतिक राशि की जरूरत पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? ड्राइव्ड कहते हैं। और ऐसी भौतिक राशि जिसकी व्याख्या या परिभाषित करने के लिए अन्य किसी भौतिक राशि की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? मूल भौतिक राशि और मूल भौतिक राशि की संख्या वर्तमान में मात्र 7 है।
सात के अलावे अन्य जितने भी भौतिक राशि है, सात के अलावे अन्य जितने भी भौतिक राशि है, वो सारे के सारे कैसे भौतिक राशि है? व्युत्पन्न भौतिक राशि है। मूल भौतिक राशियों की संख्या मात्र कितनी है? 7। मूल भौतिक राशियों की संख्या मात्र कितनी है? 7 है। 7 के अलावे जितने भी भौतिक राशि है, सारे के सारे क्या है? व्युत्पन्न है। देखिए मूल भौतिक राशि कौन कौन है, एक बार देखिए तो नोट में। जोर जोर से मनोहर पोथी नहीं पढ़ना, मने मन पढ़ना है। बातचीत नहीं, कोई कम न देगा दोस्तों। पढ़ लिया, मिला कि नहीं नोट में? अच्छा मिल गया ना। तो मापन इसलिए करना जरूरी है कि इसके बिना फिजिक्स नहीं पढ़ सकते। मापन किसका होगा? तो भौतिक कितने प्रकार के हैं? आइए अब तीसरे प्रश्न पर। अब आइए तीसरे प्रश्न पर। अगर आप ये भी जान लिए कि मापन क्यों जरूरी है, तो इसके बिना फिजिक्स आप पढ़ ही नहीं पाइएगा। आप ये भी जान लिए कि मापन किसका करेंगे, तो भौतिक राशि का करेंगे। अब तीसरा सवाल है कि अगर भौतिक राशि का मापन करेंगे तो करेंगे कैसे? मापन होगा कैसे? मापन किया कैसे जाता है? मापन अगर भौतिक राशि का मापन किया जा सकता है तो कैसे करेंगे? मापन के लिए, मेजरमेंट के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? आप मापन करिएगा किसका? भौतिक राशि का। लेकिन कोई भी भौतिक राशि का मापन करने के लिए आपको कितनी चीजों की आवश्यकता है? तो कोई भी भौतिक राशि का मापन करे या मेजरमेंट जब भी आप करिएगा, मेजरमेंट करने के लिए दो चीज आवश्यक ही नहीं बल्कि क्या है? अनिवार्य है। और वो दो चीज में है, पहला यूनिट, यूनिट यानी क्या? मात्रक। और दूसरा क्या है? नंबर। दूसरा क्या है दोस्तों? नंबर यानी क्या? संख्या। किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए, किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए कितने चीजों की आवश्यकता है? दोनों की आवश्यकता है। मतलब दोनों में किसी एक के अभाव में मापा जाना संभव है। तो भौतिक राशि के मापन के लिए कौन कौन सी चीज आवश्यक है? यूनिट और नंबर। यूनिट और नंबर ये मेजरमेंट के लिए अनिवार्य है, इसके बिना मापन संभव नहीं है। अब नंबर क्या है, इसमें तो कोई दिक्कत होगा नहीं आपको। 1 2 3 4 ही क्या है? नंबर है। नंबरों को भी गणितज्ञ ने कई भागों में विभाजित कर दिया है, तो वो गणित वाले का क्षेत्र है। लेकिन हमको नंबर से मतलब कुछ यही है, 1 2 3 4 ही नंबर है, जिसको बताने की कोई जरूरी नहीं है। ये आप जानते हैं। ठीक है, मेजरमेंट के लिए नंबर चाहिए, तो ये तो पता ही आपको नंबर क्या है। अब समझना है कि यूनिट क्या है। तो जितने भी भौतिक राशि है, भौतिक राशि समझ गए ना? लंबाई, द्रव्यमान यानी मास, समय, ठीक है, विद्युत धारा, तापमान वगैरह वगैरह, ये सब क्या है? भौतिक राशि है। कौन भौतिक राशि है? मूल भौतिक राशि। तो मापन के लिए कितने चीजों की आवश्यकता है? कौन कौन? मात्रक और संख्या। तो आप समझते ही है मात्रक क्या, इसको समझ लीजिए। तो कोई भी भौतिक राशि
किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए ने वैश्विक समुदाय ने मिलकर के आपस में मिलकर के एक स्टैंडर्ड तय कर दिया है। बात को समझे कि नहीं समझे? किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए वैश्विक समुदाय के वैज्ञानिकों ने आपस में मिलकर के एक स्टैंडर्ड तय कर दिया है। जैसे लंबाई को मापना है, तो लंबाई को मापना है तो इसके लिए स्टैंडर्ड किसको बनाया गया है? मीटर को बनाया गया है। और लंबाई को मापने के लिए स्टैंडर्ड मीटर को जो बनाया गया है, तो ये कोई एक देश नहीं बना दिया है। ये नहीं कि रूस के वैज्ञानिक निकले और हल्ला करना शुरू किया, लंबाई है मीटर 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 मीटर। ऐसा नहीं हुआ है। सभी देशों के वैज्ञानिकों का एक जगह मीटिंग हुआ और मीटिंग में सारे भौतिक राशियों को मापने के लिए एक एक स्टैंडर्ड तय किए गए। लंबाई को मीटर में ही मापना है और सब मीटर में ही मापेंगे। ये सारे वैश्विक समुदायों ने मिलकर के तय किया हुआ है। किसी एक देश की इसमें सहमति से नहीं हो रहा है कि लंबाई को मीटर में मापा जाएगा। तो लंबाई एक भौतिक राशि है और इस भौतिक राशि को मापने के लिए वैश्विक समुदाय ने कौन से स्टैंडर्ड तय किए हैं? इसीलिए मीटर को हम क्या कहेंगे? किसका कहेंगे? तो मात्रक क्या है? तो हर एक भौतिक राशियों का, हर एक फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए, हर एक फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए वैश्विक समुदाय ने एक स्टैंडर्ड तय किए गए हैं, एक स्टैंडर्ड तय कर दिए हैं। और उस स्टैंडर्ड को, उस भौतिक राशि का क्या कहते हैं? मात्रक। तो मात्रक, किसी भौतिक राशि का मात्रक एक स्टैंडर्ड है, एक मानक है, जिसको सभी वैश्विक समुदाय के वैज्ञानिकों ने मिलकर के तय किया है। ठीक है, लंबाई को मीटर में मापना है तो सब मीटर में माप रहे हैं। अब उसमें कोई बीच से निकलेगा नहीं कि लंबाई को हम सेकेंड में मापेंगे। ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि वो स्टैंडर्ड तय नहीं किए गए लंबाई को मापने के लिए। कोई दिक्कत कि लंबाई को सेकंड में मापने लगिएगा? पेंट की लंबाई 4 बजे है, यानी इसी नहीं 4 नहीं, पेंट की लंबाई 72 सेकंड है। कितना ऑड लग रहा है दोस्तों? क्यों? तो वो उसके स्टैंडर्ड तय नहीं किए गए। तो यूनिट क्या है समझ गए ना? है यूनिट में कोई दिक्कत नहीं ना है। और नंबर तो आप जान ही रहे हैं। तो मापन के लिए कितने चीजों की आवश्यकता है? 2 चीजों की आवश्यकता। कौन कौन? यूनिट और दोनों की एक साथ आवश्यकता है। दोनों की एक साथ आवश्यकता है। दोनों में किसी एक के अभाव में मापा जाना संभव। आपको कहेगा घर का लंबाई कितनी है और नंबर आपके पास रहेगा ही नहीं। मान लीजिए घर की लंबाई मापनी है और आपके पास नंबर ही ना हो, तो क्या कहिएगा? घर की लंबाई 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 है, ऐसे बोलेंगे, समझ में आएगा किसी को? तो वहां पर आपको 1 2 3 4 का होना बहुत जरूरी है ताकि हम बोल सके घर की लंबाई 2 मीटर है कि 4 मीटर है कि 3 मीटर है। 2 4 3 रहेगा ही नहीं तो क्या हम घर के लंबाई को मापन कर सकेंगे? तो किसी भी भौतिक राशि का मापन के लिए 2 चीजों का होना अनिवार्य है, वो भी एक साथ उपस्थिति अनिवार्य है। 2 में किसी एक के अभाव में हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। यूनिट के अभाव में भी मेजरमेंट करना संभव नहीं है और नंबर के अभाव में भी मेजरमेंट करना संभव नहीं है। क्लियर हो गया? समझ गए ना? तो 3 बातों का आंसर मिल गया ना। मापन क्यों जरूरी है? क्योंकि इसके बिना फिजिक्स नहीं पढ़ सकते। अब बिना मापन का फिजिक्स आप क्यों नहीं पढ़ सकते? इस बात को आप समझे कि नहीं? क्योंकि मेजरमेंट के बिना आपका एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन, इसलिए आप फिजिक्स नहीं पढ़ पाएगा।
दूसरा था कि मेजरमेंट जरूरी है, तो मेजरमेंट किसका किया जाता है? भौतिक राशि का। या मेजरमेंट जिसका हम कर सकते हैं, मापन जिसका कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। और तीसरा प्रश्न था कि अगर हम भौतिक राशि का मापन कर सकते हैं तो किसी भी भौतिक राशि को मापन करने के लिए कितने चीजों की आवश्यकता पड़ती है, और वो कौन कौन है? यूनिट और नंबर। कोई दिक्कत नहीं। किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए वैश्विक समुदायों ने मिलकर के जो मानक तय किए हैं, जो स्टैंडर्ड तय किए हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। ठीक है, भौतिक राशि के संबंध में जो स्टैंडर्ड तय किए गए हैं, वही स्टैंडर्ड को, मानक को क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। और स्टैंडर्ड को कोई एक वैज्ञानिक या एक व्यक्ति ने नहीं, बल्कि वैश्विक समुदाय के वैज्ञानिकों ने मिलकर के तय किया है। क्लियर हो गया? अब तो तीनों बात हम समझ गए कि मापन क्यों जरूरी है, मापन किसका किया जाएगा और किसका मापन कैसे किया जाएगा, या मापन के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है। अब आइए दोस्तों, अगली बात अब समझते हैं। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। अब क्या समझना है दोस्तों? सिस्टम ऑफ मेजरमेंट यानी कि मापन की पद्धतियां। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। अब ध्यान दीजिए कि मेजरमेंट के जो मापन के लिए यूनिट और नंबर की जरूरत है, यह बात तो आप समझ लिए। लेकिन विश्व के विभिन्न भागों में या हमारे देश के ही सभी भागों में मापन के तौर तरीके एक समान नहीं है। मापन के तौर तरीके एक समान नहीं है। अब गांव में देखे होंगे, दूध को सेर में मापा जाता है। 3 सेर लेंगे, 4 सेर लेंगे, नहीं जानते हैं? अच्छा, सहरसा मधेपुरा के लोग जानते होंगे क्या? या फिर आम बोलचाल की शेर सवा शेर वाला एक तो मुहावरा भी है, नहीं है? तो वो वाला शेर नहीं है, ये अलग शेर है। ठीक है, जो लीटर के पैरेलल है, लीटर के समांतर है। तो मापन के जो तौर तरीके हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए, बातचीत नहीं। मापन के जो तौर तरीके हैं वो पूरे वर्ल्ड में एक समान नहीं है। वर्ल्ड को तो छोड़िए, हमारे ही देश के विभिन्न हिस्सों में एक समान नहीं है। अलग अलग तरीकों से मापा जाता है। तो मापन के तौर तरीके अगर पूरे वर्ल्ड में एक समान नहीं है, तो फिर अब यह जानिए कि आखिर मापन के कितने पद्धतियां इस वर्ल्ड में प्रचलित है। यानी कि हम लंबाई को मीटर में मापते हैं, बहुत ऐसे भी व्यक्ति हैं जो लंबाई को कहा गया नहीं सेंटीमीटर में मापेंगे। कुछ ऐसे भी लोग हैं कि नहीं सेंटीमीटर क्या होता हम नहीं जानते, हम तो कहो 4 फुट चाहिए। अब गांव से में जाएगा, अगले कहेगा 4 हाथ का जो है ना, हाथी से माप लेगा क्या? खेतों को मापने के लिए देखिएगा गांव से में लग्गा चलता, 4 लग्गा, 5 लग्गा। तो मापन के तौर तरीके एक समान नहीं है। पाने का बात यही है दोस्तों। ठीक है, देसी जुगाड़ भी चलता है कहीं। अब देसी जुगाड़ ऐसा नहीं कि पूरा परफेक्ट रहते हैं, पद्धतियां अलग है। तो मापन के तौर तरीके पूरे वर्ल्ड में एक समान नहीं है। खुद अपने देश में देख रहे हैं कि अलग अलग है, तो पूरे वर्ल्ड में कहां से एक समान होंगे? तो आखिर पूरे वर्ल्ड में मापन की कौन कौन सी पद्धतियां प्रचलित है? तो पूरे वर्ल्ड में मापन की मुख्य 3 पद्धतियां प्रचलित है। मुख्य कितने पद्धतियां प्रचलित है? 3 पद्धतियां प्रचलित है। मुख्य कितनी पद्धतियां प्रचलित है? 3 पद्धतियां प्रचलित है। और पहला है आपका FPS सिस्टम। मापन की सबसे पुरानी पद्धति कौन है? और
इस पद्धति का प्रचलन ब्रिटिश एम्पायर ने किया था दोस्तों। ब्रिटिश हुकूमत के बारे में आप पढ़े होंगे। अब ब्रिटिश हुकूमत न सिर्फ हमारे भारत पर थी, बल्कि विश्व के अधिकांश जगहों पर ब्रिटिश ने अपना राजशाही स्थापित किया था। पूरा इतिहास ब्रिटिश के शासन से भरा पड़ा हुआ दोस्तों। तो ब्रिटिश जो उस लंबे एम्पायर एक खड़ा किया था, उसी के जमाने में मापन की ये पद्धतियां प्रचलित की गई थी और आज भी ब्रिटिश में ये प्रचलन में होंगे हैं। और इसी कारण एफपीएस को हम ब्रिटिश, ठीक है, एफपीएस को हम क्या कहते हैं दोस्तों? ब्रिटिश सिस्टम भी कहा जाता है। मापन का, मेजरमेंट का ब्रिटिश सिस्टम कहा जाता है। मापन के किस सिस्टम को? एफपीएस सिस्टम को। एफपीएस सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें लेंथ को दोस्तों किसमें मापा जाता है? फुट में मापा जाता है, ठीक है। मास को दोस्तों, मास को किसमें मापा जाता है? पाउंड में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? पाउंड में मापा जाता है। और टाइम को किसमें मापा जाता है? सेकेंड में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? सेकेंड में, ठीक है। एफपीएस सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, ठीक है, द्रव्यमान को पाउंड में और टाइम को सेकेंड में मापा जाता है। और अगर अपने हम लोगों का जान पहचान वाला इस यूनिट से अगर मेल खिलाएगा तो हम लोग लेंथ यानी लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में। तो एक फुट बराबर अगर आप जानना चाहिएगा तो 0.30 मीटर होता है। और जिस तरह मास, हम लोग को मास को केजी में मापते हैं, तो एक पाउंड बराबर, ठीक है, एक पाउंड बराबर होता है 0.45 केजी। तो एफपीएस सिस्टम और हम जो वर्तमान समय में प्रचलित सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो उसके संबंध में यही एक रिलेशन बनता है। एक फुट बराबर कितने मीटर के बराबर होते हैं? 0.30 का। एक पाउंड कितने केजी के बराबर होते हैं? क्लियर हो गया? ये सब छोटे मोटे बात लिखा कीजिए, याद रखिए। हाँ, नहीं तो पता चलेगा परीक्षा में पूछ दिया कि एक फुट बराबर कितना मीटर है और आपको याद न है, इसलिए वो प्रश्न नहीं बना आपसे। वही प्रश्न नहीं बनने कारण आपका मेरिट नहीं बना, आप नौकरी के बाहर सड़क पर घूम रहे हैं। जनरल कंपटीशन में यही दिक्कत है, कब आपसे क्या छूटेगा कहना मुश्किल है। तो इसीलिए छोटे मोटे बात जो आते रहेंगे, जैसे आप मान लीजिए कि एक फुट बराबर कितना मीटर होता है, एक पाउंड बराबर कितना केजी होता है, इसमें कोई दिमाग लगाने की बात नहीं है। इसमें यादें रखने की बात है कि आप याद रखिए, कोई दिमाग लगेगा इसमें? तो इन सब छोटे मोटे बातों को याद करिए। तो एफपीएस सिस्टम को ब्रिटिश हुकूमत ने इस वर्ल्ड में प्रसारित किया था, इसलिए एफपीएस सिस्टम को किस नाम से जाना जाता है? ब्रिटिश सिस्टम को। और एफपीएस सिस्टम क्या है, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं है। मापने की एक ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में मापा जाए, उसे ही हम क्या कहेंगे? एफपीएस सिस्टम। मापन की ऐसी पद्धतियां जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में मापा जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? एफपीएस सिस्टम। तो एक ही सिस्टम चलता है मापने का, एक ये सिस्टम है फुट, पाउंड और सेकेंड। मापने का दूसरा सिस्टम है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम का दूसरा नाम है मीटरी पद्धति। सीजीएस सिस्टम का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? हाँ, मीटरी पद्धति। लेकिन इसका संबंध मीटर से नहीं है दोस्तों, इसका संबंध मीटर से नहीं है।
ध्यान दीजिए, सीजीएस जिस तरह एफपीएस सिस्टम हम क्या बोले थे, एफपीएस सिस्टम को क्या बोले थे, ब्रिटिश सिस्टम बोले थे, उसी तरह सीजीएस को हम मीटरी पद्धति कहते हैं। और आपको कंफ्यूजन होगा कि इसमें मीटर होगा, लेकिन मीटर से कोई लेना देना इसको नहीं है, बस आप याद रखिए कि इसे मीटरी सिस्टम कहते हैं। अब जब एफपीएस को आप समझ गए हैं तो मीटरी सिस्टम यानी सीजीएस को समझने में कोई दिक्कत होगा नहीं। ऐसा जिसमें लेंथ यानी लंबाई को किसमें मापा जाता है, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर का सिंबल यही है। द्रव्यमान यानी मास को किसमें मापा जाता है, ग्राम में मापा जाता है। टाइम यानी समय को किसमें मापा जाता है, सेकंड में मापा जाता है। यानी सेकंड का सिंबल वैसे लीगल सिंबल जो है ऐसी है, तो मापने की ऐसी पद्धति जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को यानी द्रव्यमान को ग्राम में और टाइम को किसमें, सेकंड में मापा जाए, उसे क्या कहेंगे, सीजीएस सिस्टम कहेंगे। सीजीएस सिस्टम का अन्य दूसरा नाम क्या है, सीजीएस सिस्टम का दूसरा नाम क्या है, मीटरी सिस्टम। तो एक सिस्टम ये चलता है, और इस सिस्टम का अपने प्रचलित सिस्टम से क्या रिलेशन है, इसमें तो कोई दिक्कत होगा नहीं। 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है। 1 फुट बराबर कितना मीटर, 0.30 मीटर, याद रखिएगा। उसी तरह 1 केजी बराबर कितना ग्राम, 1000 ग्राम। तो सीजीएस सिस्टम भी हम लोगों के जीवन में रचा बचा सिस्टम है, मापने का नहीं है। हम अपने दैनिक जीवन में इन सिस्टमों का खूब इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते। द्रव्यमान को निश्चित रूप से केजी मेन मात्रक है, लेकिन हमें ग्राम का भी इस्तेमाल करते हैं। तो सीजीएस सिस्टम हमारे जीवन में भी है। इससे पहले जो एफपीएस सिस्टम था, एफपीएस सिस्टम हमारे भारत में उतने प्रचलित नहीं है, लेकिन सीजीएस सिस्टम तो है कि नहीं है। आप भी इस सिस्टम का यूज करते हैं कि नहीं करते हैं। तो सीजीएस सिस्टम तो हम यूज करते हैं दोस्तों। तो मापने की एक दूसरी पद्धति क्या है, सीजीएस सिस्टम, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, यानी एफपीएस। मापने की सबसे पुरानी पद्धति है कौन, एफपीएस। मापने की सबसे पुरानी पद्धति क्या है, एफपीएस के बाद ही किसका विकास हुआ, सीजीएस का। उसके बाद विकास हुआ दोस्तों किसका, एमकेएस सिस्टम। एमके सिस्टम एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम यानी कि मास के लिए क्या दोस्तों, मीटर, ठीक है, सॉरी, मास के लिए केजी, लेंथ के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकंड। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। और यह सिस्टम का यानी यह सिस्टम का प्रचलन में आया 1901 में। रोम अस्तित्व था उस समय। रोम का नाम आप सुने होंगे। रोम में एक प्रोफेसर थे जिसका नाम था गियोर्गी, ठीक है, क्या नाम था, गियोर्गी नाम था। और गियोर्गी के द्वारा ही एमकेएस सिस्टम को प्रचलित किया गया। यानी एमकेएस सिस्टम जो है, मापन की एमकेएस पद्धति जो है, इसका जो प्रचलन है 1901 में रोम के प्रसिद्ध प्रोफेसर गियोर्गी के द्वारा किया गया। यानी इस सिस्टम को प्रचलित करने में जो सबसे बड़ा योगदान है वो किनका है, गियोर्गी का है। तो मापने की मुख्य रूप से 3 पद्धतियां प्रचलित थी पूरे वर्ल्ड में, एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस, जिसमें सबसे पुराना एफपीएस था और सबसे नवीन कौन था दोस्तों, एमकेएस सिस्टम था। सबसे नवीन कौन था, एमकेएस सिस्टम। तो मुख्य रूप से मापन की 3 पद्धतियां प्रचलित थी, एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस। एमकेएस को गियोर्गी सिस्टम भी कहा जाता है। एमकेएस को क्या कहा जाता है,
गॉर्गी सिस्टम की कहा जाता है। एफपीएस को ब्रिटिश सिस्टम भी कहा जाता है, एफपीएस को ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। उसके बाद सीजीएस को मिलिट्री सिस्टम भी कहते हैं, और एमकेएस को क्या कहते हैं, गॉर्गी सिस्टम भी कहते हैं। तो मापन की 3 पद्धतियां प्रचलित थी। कितनी पद्धतियां? 3 पद्धतियां प्रचलित थी। अब 3 पद्धतियां प्रचलित थी, तो हर विश्व के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में मापने की पद्धतियां क्या हो जाया करती थी, अलग अलग हो जाया करती थी। और जब विश्व के विभिन्न भागों में मात्रकों की पद्धतियां 3-3 चल रही थी, जिसके कारण विश्व के विभिन्न भागों में मापने की तौर तरीके क्या हो जाते थे, अलग हो जाते थे। और मापने के तौर तरीके अगर विश्व के विभिन्न भागों में अलग हो जाते थे, इनके कारण ढेर सारे असावधानियां उत्पन्न होने लगी। बात को आप समझ रहे हैं कि विश्व के विभिन्न हिस्सों में 1901 ईस्वी तक मापने की कितनी पद्धतियां प्रचलित हो चुकी थी? 3-3। विश्व के विभिन्न हिस्सों में मात्रकों की 3-3 पद्धतियां प्रचलन के कारण सबसे बड़ा दिक्कत हो रहा था इंटरनेशनल बिजनेस में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। कई चीजों में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में और भी कई सारा दिक्कत। आपने यहां मीटर से नाप के कपड़ा को इंग्लैंड भेजा, इंग्लैंड वाला फुट में माप रहा है, ठीक है। इधर से पूछ रहे कितना मीटर हुआ, उधर चुका रहा इतना फुट हुआ। सिस्टम गड़बड़ आ जाएगा कि नहीं गड़बड़ है? आप केजी में मापने के लिए केजी में माप करके ले गए, और ऑस्ट्रेलिया जो गए ना, वहां का पाउंड में मापा जा रहा है। आपका दिमाग इन काम कर रहा है। तो मापने की भिन्न भिन्न तौर तरीकों के कारण कई ज्यादा असुविधाएं उत्पन्न होने लगी, खासकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तो और भी कई ज्यादा असुविधाएं उत्पन्न होने लगी। और जब मापने की कई सारी पद्धतियां 1901 तक प्रचलित होने के कारण मापने में जब असुविधा उत्पन्न होने लगी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दिक्कत होने लगा, तो इसके बाद दोस्तों एक माप तोल महासम्मेलन किया गया। क्या किया गया? और सबसे बड़ी मापतोल महासम्मेलन जो हुआ था वो सबसे पहले 1960 में हुआ था, ठीक है। और 1960 में जो ये मापतोल महासम्मेलन हुआ वो दोस्तों क्या मापतोल महासम्मेलन था? 11वीं मापतोल महासम्मेलन था। मापतोल महासम्मेलन जो पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में हो रहा था। उससे पहले 10 बार हो चुका था पेरिस में, लेकिन उस सब का उतना कोई महत्व। 11वीं मापतोल महासम्मेलन किस वर्ष आयोजित किए गए? 1960 में आयोजित किए गए। कहां आयोजित किए गए? पेरिस में आयोजित किए गए। कहां आयोजित किए गए? पेरिस में आयोजित किए गए। किस लिए आयोजित किए गए? तो इसलिए आयोजित किए गए कि मापने की जो भिन्न भिन्न पद्धतियां प्रचलित थी, मापने की जो भिन्न भिन्न पद्धतियां प्रचलित थी, मापने की उन भिन्न भिन्न पद्धतियां प्रचलित होने के कारण जो असुविधाएं उत्पन्न हो रही थी, खासकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, उन असावधानियों पर विचार करने के लिए सम्मेलन बुलाई गई थी। और इसमें पूरे वर्ल्ड ने भाग लिया था, भारत भी भाग लिया था। और इस 1960 के 11वीं मापतोल महासम्मेलन में निर्णय हुआ कि मापने की जितनी पद्धति बनाना है बना लीजिए। 3 तो चलिए रहा है, 3-4 और बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक पद्धति मापने का ऐसे बनाइए जो पूरे वर्ल्ड में क्या हो, एक समान हो। मापतोल महासम्मेलन में निर्णय लिया गया कि मापने की जितनी पद्धतियां हैं चलने दीजिए, और बनाना है तो बना लीजिए, लेकिन मापने की एक ऐसी पद्धति विकसित होनी चाहिए जो पूरे वर्ल्ड में क्या हो, एक समान हो। इस पर राय कायम हुआ।
और इस पर काम करने के लिए 11वीं मापतोल महासम्मेलन में 6 मूल मात्रकों को, कितना, 6 मूल मात्रक, 6 मूल भौतिक राशि और फिर उन 6 मूल भौतिक राशि के मात्रक को परिभाषित किए गए। 6 1960 में 6, लेकिन वर्तमान में मूल मात्रक को, मूल भौतिक राशि की संख्या कितना है, 7 है। लेकिन 1960 में जो पेरिस में 11वीं मापतोल महासम्मेलन हुआ, उसमें मूल भौतिक राशि एवं मात्रकों को परिभाषित किया गया था मात्र कितना, 6। और वह कौन था दोस्तों, वो था आपका कौन, लंबाई। दूसरा कौन था, द्रव्यमान। तीसरा कौन था, समय। चौथा कौन था, विद्युत धारा। पांचवा कौन था, तापमान। और छठा कौन था, छठा था आपका ज्योति तीव्रता। तो 1960 के मापतोल महासम्मेलन में, 1960 के मापतोल महासम्मेलन में 6 मूल भौतिक राशि एवं इसके मात्रक को परिभाषित किया गया। 6 मूल भौतिक राशि एवं इसके मात्रकों को परिभाषित किया गया। लंबाई के मात्रक को मीटर, द्रव्यमान के मात्रक को केजी, समय के मात्रक को सेकेंड, विद्युत धारा का, ठीक है, विद्युत धारा का एम्पियर, सॉरी विद्युत धारा का एम्पियर, ठीक है, तापमान का केल्विन और ज्योति तीव्रता का कैंडला। कैंडला को सिंबल में क्या लिखते हैं। तो इस तरह से 1960 में 6 मूल भौतिक राशि और उसके मात्रकों को परिभाषित किया गया और कहा गया कि आप जिन पद्धतियों का इस्तेमाल कर रहे हैं करिए, लेकिन एक पद्धति ऐसा बनाइए जो पूरे वर्ल्ड में क्या हो, समान हो। तो उस पर सहमति यही बनी कि मीटर लंबाई को जिसको जिसमें मापना है मापो, लेकिन बगल में मीटरों में माप करके उसके बगल में लिख दो। उसके बाद 1960 में 11वीं मापतोल महासम्मेलन हुआ और उसके बाद 1970 ईस्वी में 14वीं मापतोल महासम्मेलन हुआ। ठीक है, 1970 में क्या हुआ, 14वीं मापतोल महासम्मेलन हुआ। अब 14वीं महासम्मेलन में एक और मूल भौतिक राशि को परिभाषित किया गया, एक और मूल भौतिक राशि को प्रदर्शित किया गया और वो 7वां बना और वो था क्या, पदार्थ की मात्रा। वो क्या था दोस्तों, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा जो है, ठीक है, पदार्थ की मात्रा जो है, इसके मात्रक को क्या बनाया गया, मोल बनाया गया। इसके मात्रक को क्या बनाया गया, मोल। उसके बाद 14वीं मापतोल महासम्मेलन में, 14वीं यानी कि 1960 से जो मापतोल महासम्मेलन हो रहा था वो इसलिए हो रहा था कि मापन की एक ऐसी पद्धति विकसित किया जाए जो पूरे वर्ल्ड में क्या हो, एक समान हो। और मापन की एक एकल पद्धति विकसित करने के लिए ही मूल मात्रकों, मूल भौतिक राशि एवं उसके मात्रकों को क्या किए जा रहे थे, परिभाषित किए जा रहे थे। और 1970 तक कुल कितने मूल भौतिक राशि पर, मूल भौतिक राशि के अलावे 2 सप्लीमेंट्री भौतिक राशि यानी कि संपूरक मात्रक को भी परिभाषित किया गया। वो था एक क्या, सॉलिड एंगल और दूसरा प्लेन एंगल। प्लेन एंगल को मापने के लिए रेडियन और सॉलिड एंगल को मापने के लिए एस्टेरेडियन का मात्रक बनाया गया। तो इस तरह से 1970 में 14वीं मापतोल महासम्मेलन जब हुआ तो मापने की एक ऐसी पद्धति विकसित की गई जिसमें मूल भौतिक राशियों की संख्या 7 और संपूरक भौतिक राशियों की संख्या
तो रखी गई और उनके मापने के मात्रक भी फिक्स कर दिए गए और इस तरह से 14वीं मापतोल महासम्मेलन 1970 के बाद मापने की एक नवीन प्रक्रिया का विकास हुआ और इस नवीन प्रक्रिया का कहा गया क्या, एसआई यूनिट, जो 1970 के बाद 1971 में क्या हो गया, लागू हो गया। क्या हो गया, लागू हो गया। 1960 में 11वीं मापतोल महासम्मेलन के बाद 1970 में 14वीं मापतोल महासम्मेलन के बाद एक ऐसी भौतिक राशि विकसित की, एक ऐसी मापने की पद्धति विकसित की गई जिसमें मूल भौतिक राशियों की संख्या 7 एवं उसके मात्रक को परिभाषित किए गए और साथ साथ 2 संपूरक मात्रक बनाए गए और उसके मात्रकों को परिभाषित किया गया। और मापने की जो ये पद्धतियां बनाई गई, इन्हें किस नाम से जाना गया, एसआई यूनिट। इसका पूरा नाम है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिटस, जो लागू कब हुआ, 1900 का फैसला हो गया था 1917 में और सहमति बनाकर 1971 में पूरे विश्व में क्या हो गया, लागू कर गया। तो एसआई सिस्टम वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय सिस्टम है जो पूरे वर्ल्ड में क्या है, मान्य है। निश्चित तौर पर आज एफपीएस सिस्टम का भी प्रचलन है, सीजीएस सिस्टम का भी प्रचलन है, एमकेएस सिस्टम का भी प्रचलन है, लेकिन जो सिस्टम का सबसे ज्यादा प्रचलन है वो क्या है, ऐसे। यानी एसआई यूनिट पूरे वर्ल्ड में क्या है दोस्तों, और इस एसआई यूनिट में मूल भौतिक राशि की संख्या कितनी है, 7 है। इस एसआई यूनिट में मूल भौतिक राशि की संख्या कितनी है। अब मूल भौतिक राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, मूल भौतिक राशि के मात्रक को, तो एसआई यूनिट में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, 7 है। संपूरक मात्रकों की संख्या कितनी है, सप्लीमेंट्री यूनिट की संख्या कितनी है, 2 है। क्लियर। और उसके बाद जितने भी है सब डराइव्ड है, 7 के बाद जितने भी है सब क्या है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। और ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को ड्राइव्ड यूनिट कहा जाता है, व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। तो जिस तरह भौतिक राशि को हम 2 भागों में बांटे थे, जिस तरह भौतिक राशि को हम 2 भागों में बांटे थे दोस्तों, जिस तरह भौतिक राशि को हम 2 भागों में बांटे थे, तो उसी तरह मात्रक भी कितने भाग में बंट जाएंगे, 2 भाग में, बेसिक यूनिट और डराइव्ड यूनिट। बेसिक यूनिट की संख्या कितनी है, तो जितनी बेसिक क्वांटिटी की संख्या कितनी। तो इस तरह 1970 में 14वीं मापतोल महासम्मेलन के बाद मापने की जो एकल पद्धति पूरे विश्व में विकसित हुई, उसे किस नाम से जाना जाए, एसआई यूनिट को कब लागू किया गया। कोई दिक्कत, समझ गए। अब ध्यान दीजिए कि मापने के लिए एकल पद्धति तो ऐसा यूनिट बन गया, समझ रहे ना बातों को, दिक्कत नहीं हो रहा है। दिक्कत होगा तो समझिए पढ़ने में बहुत दिक्कत होता है दोस्तों, समझे ना। हाँ, तो इसलिए ना हल्का पल्का दिक्कत हो तो बहुत दिक्कत हो रहा। हाँ, सरकारी नौकरी वो है जिसको दिक्कत से लड़ने का क्षमता है, ठीक है। बहुत ऐसा, कभी कभी तो आपको भूखा रहना पड़ेगा फिर भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अब बहुत ऐसी में हार जाता है, एक दिन में भूखे रहने का क्षमता नहीं है। तो हल्का फल्का कष्ट हो ना तो उसको नेगलेक्ट कीजिए। आइए दोस्तों, 1971 में जो मापने की अंतरराष्ट्रीय पद्धति विकसित की गई और उस अंतरराष्ट्रीय पद्धति का क्या नाम पड़ा, इसमें तो क्लियर हो गया कि लंबाई को सब मापेगा मीटरे में, द्रव्यमान को सब मापेगा केजी में, और नहीं मापेगा केजी में तो कुछों में माप ले और उसे केजी में बदल दे। तो एसआई यूनिट जो मापने की बनाई गई, आगे चलकर वो बहुत सारे मापन में यूज होने ही नहीं, मतलब कई सारे मापन में उसका इस्तेमाल करना ही संभव नहीं रह गया। एसआई यूनिट के विकास करने के बाद भी मापन की समस्या दूर नहीं हुई।
एसआई यूनिट बनने के बाद भी मापन की समस्या दूर क्यों नहीं हुई? तो एसआई यूनिट में लेंथ को यानी लंबाई को किसमें मापा जाता है? मीटर में। एसआई यूनिट में मीटर को परिभाषित कर दिया गया कि हाँ मीटर इतना बड़ा होगा। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब दस्तखत कर दिया कि हाँ भाई मीटर इतने बड़ा होगा। मतलब मानी हो गया, एक बात समझिए, पूरे विश्व में मान हो गया। लेकिन सवाल है कि लेंथ का जो मात्रक एसआई मात्रक मीटर है, इस मीटर लेकर के कागज की मोटाई को माप लीजिएगा। आपको दर्जी वाला फीता दे देगा, कहेगा कि बुक के किताब का मोटाई माप के जल्दी चाहिए, तो कहिए पागलाने के सिवा कोई और चारा मिलेगा? है नहीं माप पाएंगे? माप पाएंगे? अब मापेंगे तो गलती में पाएगा क्या? और उसी तरह अगर हमें सूर्य और पृथ्वी की दूरी की मापनी हो, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी मापनी हो, तो मीटर लेकर अगर मापेंगे कितना मीटर होगा अंदाजा है? संख्यात्मक मान ही इतना बड़ा हो जाएगा कि उसी को देखकर आदमी चकराने लगेगा। तो बात को आप समझ रहे हैं कि एसआई यूनिट बनने के बाद समस्या क्या उत्पन्न हुई? एसआई यूनिट, एसआई सिस्टम बनने के बाद समस्या यह उत्पन्न हुई कि एसआई यूनिट से बड़े एवं छोटे से छोटे मेजरमेंट करना संभव नहीं था। एसआई यूनिट बनने के बाद भी छोटे से छोटे चीजों का और बड़े से बड़े क्वांटिटी का मेजरमेंट करना संभव नहीं था। तो एक बार फिर से मीटिंग बैठा, यानी मापतोल महासम्मेलन फिर हुआ। और इस बार जो मापतोल महासम्मेलन हुआ, इसमें यही रखे गए दोस्तों कि एसआई यूनिट में तो बिल्कुल हमने एक रूपता ला दिए हैं, इस पर सहमत भी हो गए हैं, लेकिन इस यूनिट में गड़बड़ी ये है कि छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मेजरमेंट, बड़े से बड़े क्वांटिटी का मेजरमेंट करना संभव नहीं है। तो बड़े से एसआई यूनिट में बड़े से बड़े और छोटे से छोटे क्वांटिटी का मेजरमेंट करने के लिए बनाए गए एसआई प्रीफिक्स। क्या बनाए गए? और एसआई प्रीफिक्स जो बनाए गए 10 के घात के रूप में बनाए गए। किसके रूप में बनाए गए? 10 के घात के रूप में बनाए गए। 10 के घात के रूप में बनाए गए और उसे कुछ खास नाम दिए गए, जैसे 10 के पावर -1, इसे क्या कहा गया? डेसी। 10 के पावर -2, इसे क्या कहा गया? सेंटी। 10 के पावर -3, इसको क्या कहा गया? मिली। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो। 10 के पावर 9 को क्या कहा गया? नैनो। पिको, फेमटो और एटो। तो ये जो मापा गया, ये जो बनाया गया दोस्तों, ये परिभाषित किया गया। नैनो का मतलब ही होता है 10 के पावर -9, यानी छोटे से छोटे मापों को मापने के लिए, छोटे से छोटे मेजरमेंट करने के लिए 10 के ऋणात्मक घात बनाए गए और उन्हें विभिन्न नाम दिया गया। अब जैसे मीटर में, आप मीटर में कागज की मोटाई नहीं माप सकते हैं, अब मीटर के आगे लगा दीजिए किया, नैनोमीटर में माप सकते हैं कि नहीं माप सकते? बिल्कुल माप सकते हैं कि कागज की मोटाई 2 नैनोमीटर है, 3 नैनोमीटर है। जहां पर भी नैनो लग गया, समझिए उसमें क्या लग गया। जैसे आपको कहेगा कि एक नैनो एम्पियर बराबर कितना एम्पियर, तो 10 के पावर 9 एम्पियर। आपसे पूछेगा 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर, 10 के पावर 9 मीटर। आपसे पूछेगा कि एक पिको टेम्परेचर, एक पिको केल्विन बराबर कितना केल्विन, 10 के पावर 12 केल्विन। तापमान का मात्रक केल्विन है और कम से कम तापमान को मापना है तो उसके आगे क्या लगा दीजिए? पिको लगा दीजिए।
तो 1 पिको केल्विन बराबर, तो पिको बराबर क्या होता है 10 के पावर माइनस, तो 1 पिको केल्विन बराबर 10 के पावर 12। किसी भी मात्रक के आगे लगा दीजिएगा वो उसमें इतना का परिवर्तन आ जाएगा। जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर 10 के पावर माइनस 2 मीटर। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना एम्पियर। 1 फेम्टो सेकेंड बराबर कितना सेकेंड 10 के पावर 15 सेकेंड। 1 एटो केजी बराबर कितना केजी 10 के पावर माइनस 18 केजी। 1 एटो केजी बराबर कितना केजी 10 के पावर माइनस। तो छोटे से छोटे मेजरमेंट को मापने के लिए 10 के ऋणात्मक घात बनाए गए। और ये कभी कभी पूछ देगा कि 1 पिकोमीटर बराबर कितना मीटर होगा, तो पिको का मतलब ये होता है कितना 10 के पावर। यह आपसे पूछ देगा कि 1 नैनो सेकेंड बराबर कितना सेकेंड, या पूछा जा सकता है 1 मिली केल्विन बराबर कितना केल्विन, कोई दिक्कत नहीं। तो छोटे से छोटे माप को मापने के लिए 10 के ऋणात्मक घात बनाए गए और बड़े से बड़े मापों को मापने के लिए 10 के धनात्मक घात बनाए गए। 10 के धनात्मक घात में 10 के पावर 1 डेका, 10 के पावर 1 को क्या कहते हैं डेका, 2 को क्या कहते हैं हेक्टो, 3 को किलो, 6 को मेगा, 9 को गीगा, 12 को टेरा, 15 को पेटा, 18 को एक्जा। क्लियर हो गया। तो बड़े से बड़े मापों के लिए 10 के धनात्मक घात बनाए गए दोस्तों। अब पेटा, मान लीजिए 1 पेटा मीटर बराबर कितना मीटर 10 के पावर। जैसे 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर 9 10 के पावर माइनस 9 मीटर। ठीक उसी तरह 1 पेटा बराबर कितना मीटर। उसी तरह आपसे पूछ देगा कि 1 मेगा एम्पियर बराबर कितना एम्पियर 10 के पावर 6 एम्पियर। 1 हेक्टो केल्विन बराबर कितना केल्विन 10 के पावर। तो एसआई यूनिट जो 1971 में लागू किया गया और एसआई यूनिट लागू करने के उद्देश्य यही थे कि मापन की एक समान पद्धति पूरे वर्ल्ड में प्रचलित हो। उसको तो लागू कर दिया गया और लागू करते ही समस्या एसआई यूनिट में यही उत्पन्न हुई कि एसआई यूनिट में बड़े से बड़े और छोटे से छोटे मापों को करना संभव नहीं था। बड़े से बड़े और छोटे से छोटे मापों को मापने के लिए एसआई प्रीफिक्स तय किए गए। बात नहीं, एसआई प्रीफिक्स तय किए गए। एसआई प्रीफिक्स 10 के घातों के रूप में है और 10 के घातों के रूप में कैसे है तो वो दोस्तों याद करने वाली विषय है। तो एक दो बार आप देखिएगा आपको याद हो जाएगा। तो एसआई यूनिट में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है 7। 7 के अलावा और जितने भी है सब क्या है दोस्तों ड्राइव्ड यूनिट। सारे सारे क्या है ड्राइव्ड यूनिट। अब है कि मूल मात्रक तो हम समझ गए 7 है। ड्राइव्ड यूनिट की संख्या हजारों लाखों में होंगे। तो ड्राइव्ड यूनिट क्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहा है। व्युत्पन्न मात्रक क्या है तो व्युत्पन्न भौतिक राशि के मात्रक को ही क्या कहेंगे। और फिजिक्स में उन 7 को छोड़कर अन्य जितने भी है सब क्या है दोस्तों व्युत्पन्न मात्रक। जैसे 7 मात्रक समझ गए। जैसे वेग एक भौतिक राशि है, लेकिन यह कैसी भौतिक राशि है व्युत्पन्न। और इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड जो है यह भी कैसी मात्रक हो जाएगा व्युत्पन्न मात्रक। तो मेजरमेंट के मूल बातों को आप समझे कि नहीं समझे। अब समझना है कि व्युत्पन्न मात्रक कितने होते दोस्तों। तो जैसे जैसे हम फिजिक्स पढ़ना चालू करेंगे ना वैसे वैसे आपको व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में पता चलते जाएगा।
उदाहरण के लिए जैसे ही हम मोशन पढ़ेंगे आपको किसके बारे में पता चल जाए, वेग के बारे में पता चल जाएगा, त्वरण के बारे में पता चल जाएगा। जैसे ही हम आगे गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे उसके बारे में आपको बल के बारे में पता चल जाएगा, आकर्षण विकर्षण बल के बारे में पता चल जाएगा। तो व्युत्पन्न मात्रक को अभी एक एक करके पढ़ना ठीक नहीं रहेगा, जैसे जैसे चैप्टर आते जाएंगे व्युत्पन्न मात्रक आते जाएंगे दोस्तों, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। आइए नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। पांच मिनट के बाद बंद किए कि ना, थोड़ा देर के बाद बंद करिए। आवाज गड़बड़ है ना।